अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लो। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे वाइंडिंग अप को आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। इसके अंदर हमने कल लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया है वो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की है कि भाई वाइंडिंग अप जो है मतलब कंपनी को बंद करना वो भी एक अलग से अच्छा खासा तगड़ा प्रोसीजर है। जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है जैसे ही पार्टनर छोड़ के जाता है। तो देन हम बात कर रहे थे लिमिटेड कंपनी की। तो भाई ये ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होती, इसको प्रॉपरली वाइंड अप करना पड़ता है। अब इसको वाइंड अप करने के 3 तरीकाकार बताता है कंपनीज एक्ट 2017। एक तो है कि जी बाय कोर्ट, अदालत में सिंपल है, एप्लीकेशन लेकर अदालत आगे सारा प्रोसीजर देखेगी। एक तरीकाकार है कि आप खुद ही मेंबर्स जो हैं वो वॉलंटरली इसको वाइंडिंग अप की तरफ ले जाएं। और थर्ड तरीकाकार है कि भाई करना तो खुद है लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट करना है। बात समझ रहे हैं? पहले में था कि आप गए ही अदालत के पास हैं, अदालत ने खुद करना है। थर्ड सुपरविजन ऑफ कोर्ट से मुराद क्या है कि आप अदालत के पास गए हैं, उसकी जेर निगरानी या उसके आप समझ रहे सुपरविजन के अंदर वाइंड अप करवाने। आपने कहा प्रोसेस हम करेंगे लेकिन आप भी थोड़ी सी नजर रखें ताकि मजीद ट्रांसपेरेंसी आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब वाइंडिंग अप होती है तो इसको लिक्विडेशन भी बोलते हैं। एसेट्स बिकने होते हैं, डेट्स पे होने होते हैं। तो ये ना हो कि जी किसी का डेट ही नहीं पे हुआ जिसकी बारी आती भी थी, ठीक है, और एसेट्स जो है वो सही तरह नहीं बिक रहे। आपको याद होगा भले वक्तों में हमने I2P के अंदर ही एक बात की थी, और तो उसके सिलेबस में नहीं था, बट वही बात है कि जब आपको पता हो कि आगे कहीं पे जानी है कोई चीज, कोई रेफरेंस आना है, तो मेरी तो खैर ट्राई होती है कि आप लोगों को थोड़ा बता दूं। उधर ही हमने बात की थी कि जब एसेट्स बिकते हैं तो पहली बारी सरकार के कोई पैसे अगर देने हैं आपने तो वो आप देते हैं, किसी भी तरह के टैक्सेस हैं, बिल्स वगैरह हैं, वो उसमें से पे होते हैं। देन आपके से ये लेंडर्स क्रेडिटर्स वगैरह इनकी बारी आ जाती है। कुछ बच गया तो फिर सरप्लस उसको बोला जाता है, वो ओनर्स में बांटा जाता है। ओनर्स में पहली बारी किसकी है? प्रेफरेंस वालों की है। उसके बाद भी अगर कुछ बच गया देन आपकी बारी आ जाती है कॉमन शेयर होल्डर्स या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की। तो ये कुछ बातें हमने कल की हैं। फिर हमने कहा कि जी कोर्ट के पास कब कब किन किन सर्कमस्टांसेस में जाया जा सकता है। तो भाई वो 11-12 सर्कमस्टांसेस हैं, वो आपको याद होने चाहिए। याद होना बड़ा जरूरी है। याद किस तरह होंगे? लिख लिख के याद होंगे। मुझे नहीं है याद, मैंने लिखे हुए, सिंपल, ठीक है। मैंने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ के बताया आप लोगों को, क्योंकि मैंने पेपर नहीं देना, मुझे याद नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे सर को 11-12 पॉइंट सिर्फ बोल के दिखाएं, मैं नहीं बोल सकता। हाँ, मैं 10 बार उसको लिखूंगा, 8 बार लिखूंगा, मैं भी बोल सकता हूँ, ठीक है, सारे के सारे। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर के अंदर सारे पॉइंट्स लिखें हैं तो उसके लिए प्लीज अभी लिखना स्टार्ट करें, अदरवाइज ये नहीं याद होने, ठीक है। और भी बड़ा कुछ याद करना है ना, सिर्फ ये थोड़ी है कि आप कहें कि यार मैंने सिर्फ इसको पढ़ लिया तो मुझे याद हो गया। इस तरह चीजें नहीं चलती, आपको आइडिया है। और रिस्क लेने की पोजीशन में हम हैं ही नहीं। इजी सा सब्जेक्ट है, छोटा सा सिलेबस है, इसके अंदर भी हम अपनी सुस्ती और काहली की वजह से फेल हो जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसमें पढ़ा 2 चीजें अलग से भी उन्होंने बताई, क्योंकि पॉइंट्स आ रहे थे। एक पॉइंट आया कि जी कंपनीज अनएबल टू पे इट्स डेट्स। तो वो कहता है कब समझा जाएगा कंपनीज अनएबल टू पे इट्स डेट्स। तो उसके 3 सिनेरियोज हमने पढ़े। फिर हमने कहा कि भाई कंपनी इज कैरिंग ऑन एन अनलॉफुल एक्टिविटी और हैज बीन कैरिंग ऑन और हैज बीन ब्रॉट फॉर कि भाई वो बनी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही थी या पहले कर रही थी या अब कर रही है, और ये बात पता लगी है, अदालत को किसी ने बता दी है। अनलॉफुल एक्टिविटी होती क्या है उसकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, ठीक है जी। तो ये चीजें कल हमने डिस्कस की। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज बात होने लगी है कि जी कंपनी को एप्लीकेशन कौन देगा। देखें, ये जो होते हैं ना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, कोशिश किया करें इसको स्टोरी की तरह आप तैयार करें। कल मैं बैठा सोच रहा था तो मेरे माइंड में एक और आइडिया आया। जाहिर मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए कुछ आसान तरीके से कुछ किया जाए। तो मेरे माइंड में एक आइडिया है, मैं उसको पहले करके देखूंगा। अगर तो वो हो गया, वो आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। वो ये है
कि 12 चैप्टर्स हैं। एक तो हम इंशाल्लाह इनकी रिवीजन कर लेंगे, एक मैंने सोचा है इनके वॉइस नोट्स में बनाऊं, ठीक है, वॉइस नोट कह सकते हैं, ऑडियो बुक कह सकते हैं, जिसमें लाइक अ स्टोरी मैं आपको एक पूरा चैप्टर बयान कर दूं, ठीक है जी, लेकिन वो स्टोरी की तरह हो ताकि आप लोग इसको जाहिर है उसकी डिटेल्स तो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस पूरा अगर मैं बोल कर बता दूं कि पहले ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा इस तरह करके, तो एक चैप्टर आपका वो हो रहा हो। देन अगर उसमें रेफरेंसिंग है चैप्टर में, ऑब्वियसली हर किसी में है, लिंकेज हो रही होती है, कोलैबोरेशन होती है दूसरे चैप्टर्स के साथ, दूसरे किसी कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो भी मैं इस तरह डिस्कस कर दूं। और आप मेरे ख्याल में उसको वो कोशिश करेंगे हो भी छोटी, को बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो, तो ऐसे बैठे बैठे बंदा जरा हैंड्स फ्री लगा के और बड़ा कुछ सुनते हैं, कुछ अच्छी चीज भी सुन लें, तो वो होपफुली मेरा ख्याल है। मैंने वैसे अभी तक ये ऑब्जर्व नहीं किया ये एग्जीक्यूट होते कहीं पे, लेट्स पता नहीं, अब शायद हो सकता है कि अच्छा आइडिया ना हो इस वजह से कोई एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन मुझे कभी रिस्क लेने में मसला नहीं होता, तो लेट्स टेक अ रिस्क, देखते हैं किस तरह का है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जल्द कुछ दिनों में इस सिलेबस में आपका एंड हो जाए। अच्छा जी, अब आगे बात किसकी है, एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, किन किन हालात में दे सकता है एप्लीकेशन, ये बात बड़ी अहम है। एप्लीकेशन फॉर बाइंडिंग अप सेक्शन 304 इस पे आ गए हैं। वो कहते हैं हु में प्रेजेंट द पिटीशन, पिटीशन एप्लीकेशन को कहते हैं, पिटीशन होती है जो आप अदालत के अंदर जमा करवाते हैं, ठीक है, कोर्ट में जमा करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पिटीशन, कि भाई इसको वाइंड अप किया जाए। वो सवाल आ गया कि भाई कौन कर सकता है, क्योंकि हमने कल जो सिचुएशंस लास्ट लेक्चर में इतनी पढ़ी हैं, तो हम वहां पे यही कहते हैं यार अदालत क्या उससे अपने काम नहीं होते, ठीक है, लाखों केसेस पेंडिंग है, लाखों केसेस। अभी कोई 3-4 साल पहले सुना था कि मेरे ख्याल में कोई 25-30 लाख केसेस पेंडिंग है, अब तो पता नहीं शायद 50 लाख ही हो गए, क्योंकि अदालत एक ही काम में लगी हुई है ना आजकल। उन्होंने अदालत ने, हर इदारे ने, हर बंदे ने, हुकूमत के और बड़ा अदारा मुकद्दस गाय, सब ने सोचा हुआ है कि एक ही बंदे के पीछे लग जाओ, वो दिन रात उनका काम ही है, उसी के बारे में फोबिया हो गया फुल टाइम। तो फिर बाकी केसेस पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा, तो 300-400-300 पता नहीं केस तो एक ही बंदे पे कर दिए। तो खैर, इसलिए अदालत मतलब है कि भाई ये जो काम है ना सेकेंडरी नेचर के होंगे ना, उसके लिए तो मतलब उसका मेन कंसर्न तो नहीं है ये चीजें, तो ये फिर कोई ना कोई बंदा लेकर ही जाता होगा पिटीशन के। सर वो आपने कानून के अंदर तो कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर 2 साल एजीएम नहीं हुई तो बंद हो जाता है। मैं बताता हूँ जी एजीएम नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ जी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कंपनीज अनएबल टू पे इट्स डेट्स, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवाए, एनुअल रिटर्न नहीं जमा करवाए, तो कोई ना कोई बंदा तो जा रहा है ना भाई, ठीक है। और बंदे कौन हो सकते हैं जो अदालत के पास जा सकते हैं कंपनी को बंद करवाने? सबसे पहले तो भाई कंपनी इटसेल्फ, कंपनी खुद जा सकती है। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास अगर मेंबर्स कर लेते हैं ना, कंपनी ही जा रही है ना, उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन ही ये पास किया है कि लेट्स गेट वाउंड अप बाय द कोर्ट। उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट की तरफ से हम अपने आप को बंद करवाना चाहते हैं, तो सही है। और या फिर वो कहता है बाय एनी क्रेडिटर और क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग एनी कंटिंजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर और क्रेडिटर्स, ठीक है। उन्होंने कहा कोई क्रेडिटर है वो भी जा सकता है कि भाई इसको बंद करें, क्रेडिटर को लग रहा है कि भाई कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट्स, ये रीजन हो सकती है ना, वो भी तो पॉइंट है, तो वो लिंक भी आप कर सकते हो। और भी रीजन भी हो सकती है, मतलब क्राइटर को लगा फुल एक्टिविटी कर रहे हो उससे भी जा सकते हैं, लेकिन लेट से वो अपने रेलेवेंट बात उसकी क्या थी कि उसको कर्जा देना होगा, वो नहीं दिया चलेगी। अच्छा, उन्होंने कहा इसके अंदर ना सिर्फ करंट क्राइटर्स हैं आपके जो इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि जो कॉन्टिंजेंट या प्रोस्पेक्टिव हैं, मतलब जिनके साथ अभी आपने करना है, अगर उनको भी शक पड़ता है तो वो भी जा सकते हैं, ठीक है। देन वो कहता है बाय एनी कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी आपको पता है ये वो बंदे हैं जिन्होंने वादा किया था कि भाईजान अभी तो हम आपको पैसे नहीं दे रहे, हाँ हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर कंपनी के हालात बुरे हो गए, कंपनी के एसेट्स बेचने पड़ गए, तो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। याद है, ये वो लोग हैं जिन्होंने गारंटी दी थी इस बात की। तो
अगर इनको भी किसी टाइम पे लगता है यार हमने गारंटी तो दी हुई है, हालात माड़े से माड़े ही होते जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब मिसाल ही है, रीजन कुछ और भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज कंपनी वाइंड अप होती है तो लेट से हमने गारंटी दी हुई है 50-50 लाख रुपए की, लेकिन अगर आज कंपनी वाइंड अप होती है तो हमें लेट से 15-15 लाख रुपए देना पड़ रहा है क्योंकि इतने की कर्जे बनते। लेकिन कंपनी जिस बुरी तरह से मैनेज की जा रही है, जिस तरह से, अब देखें उसमें ऑब्वियसली ये बहाना नहीं हो सकता कि मैं 50 लाख को बचाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, अदालत थ्योरेटिकली बात की जा रही है। वैसे कोर्ट ऑब्वियसली इस बात को जरूर कंसिडर करेगी कि क्या इनकी एप्लीकेशन जायज भी है या नहीं जायज। ये बात नहीं है कि भाई मैंने 50 लाख की गारंटी दी थी, मैं अभी इसे बंद कर दो वरना मुझे 50 लाख देना पड़ेगा, अभी 15 लाख, इस वजह से नहीं अदालत करेगी। ठीक है, ये आपका अपना कंसर्न जरूर हो सकता है कि यार ये इतना बुरी तरह मैनेज कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी इन्होंने उस लेवल पर पहुंच जाना। ठीक है, तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ने अपने बेसिस पे फैसला करना है क्या वाकई वाइंडिंग अप बनती भी है या नहीं बनती। ठीक है, तो खैर ये भी हो सकता है। फिर वो कहते हैं बाय ऑल और एनी ऑफ द अफोरसेड पार्टी टुगेदर और सेपरेटली। फिर उसने कहा ऊपर ये जो मैंने 3 पार्टीज बताई हैं ये इकट्ठे भी जा सकती हैं, भाई सेपरेटली तो पड़ी नहीं है। या बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार साहब को भी फटा हो सकता है, ये जी हमने जमा करवाई इन्होंने, चलो जी इसको बंद कर दो। अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, चलो जी बंद कर दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं करवा रहे, बंद कर दो। ठीक है, तो रजिस्ट्रार भी जा सकता है, कमीशन भी जा सकता है। ठीक है, और बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कमीशन तो आएगा उसकी तरफ। तो भाई ये कोई आपके 7 तरह के बंदे उन्होंने बताए हैं जो जा सकते हैं अदालत में पिटीशन लेकर के सर कंपनी को खलास कर दिया। ठीक है, और अगेन जैसे हमने पढ़ा कि कंपनी खुद भी जा सकती है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपनी डिफॉल्ट के केस में ही वाइंडिंग अप की तरफ जाएगी। ठीक है, ये हमने कल भी बात की थी, ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिफॉल्ट की वजह से कंपनी जाए। कंपनी का वैसे लेट से वो वाला बिजनेस रन करने का प्रोग्राम ही नहीं है। ठीक है, कंपनी लिस्टेड थी, अब वो नहीं है लिस्टेड, उसने कहा छोड़ो यार तो क्या करना है काम। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट या बैंकरप्सी ही कोई रीजन हो, दैट इज वन ऑफ द रीजंस बट दैट इज नॉट द सोल रीजन। कंट्रीब्यूटरी से वो करता है, टर्म से मुराद में क्या ले रहा हूं, मींस अ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। याद है वही है। अच्छा, अब ना कुछ कंडीशंस वो बताने लगा है कि भाईजान अगर कंपनी जाएगी अदालत में तो उसका क्या रीजन होगी, क्या कंडीशंस को, मतलब कि अदालत उसको सीरियस कब लेगी, कब उसकी पिटीशन को सुना जा सकता है, उसके चांसेस हैं, वो देख लेते हैं। By the company, the court shall not give a hearing to a petition for winding up by the company until the company has furnished with its petition in the prescribed manner the particulars of its assets and liabilities and business operation and the suits of proceeding again pending against it। अच्छा, इनका लिखने का तरीका थोड़ा सा, कानून है ना तो कानून में लिखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है। उसने इस तरह लिखा थी कि अदालत नहीं सुनेगी जब तक कि कंपनी ये नहीं करती। तो सिंपल आप ये समझ लें कि कंपनी ये करेगी तो अदालत सुनेगी, ये भी इस तरह समझा जा सकता है ना। वो नोट वाले केस में ना थोड़ा उसको याद रखना मुश्किल है। सिंपल सी बात है कि भाई कंपनी ने क्या करना है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, फॉर द पिटीशन टू बी हर्ड एज पर द कंपनी एक्ट 2017 द कंपनी मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन, ठीक है, in the prescribed manner along with the particulars of its asset and liabilities and cases। ठीक है, सिंपल है कि भाई उसके एसेट लायबिलिटी क्या वो भी डिटेल प्रोवाइड कर दे। ठीक है, सूट्स या केसेस कौन से हैं भाई उसके अगेंस्ट वो प्रोवाइड कर दे, तो सर ये आपका फिर इसको कंसिडर किया जाए। मतलब बेसिकली एप्लीकेशन दे देंगे ना तो उसके साथ वो कहता है ये डिटेल्स लगा के दो। ओके, अगली बात क्राइटर भी दे सकते हैं, लेकिन वो भी अब फिर उन्होंने लिखा उस अंदाज से, लेकिन हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। उसने कहा कि जी कोर्ट शैल नॉट गिव अ हियरिंग टू अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप बाय कंपनी बाय अ कंटिजेंट प्रोस्पेक्टिव क्राइटर until such security for cost has been given as the court thinks reasonable and until a prima facie case for winding up has been established to the satisfaction of the court। अब यहां पर भी उसने क्या कह दिया कि भाई कोर्ट तब तक पिटीशन नहीं सुनेगी, या आप ये कह देंगे अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट पिटीशन सुने तो भाई उसकी रीजंस 2 होने चाहिए क्राइटर के केस में। एक तो ये है कि क्राइटर साहब ने सिक्योरिटी से एडवांस जमा करवाया हो, एडवांस
ये मतलब पैसे हैं कि जो केस का खर्चा आएगा ना वाइंडिंग अप का सारा, वो हम सिक्योरिटी के तौर पे आपको लिखवा रहे हैं। हाँ, अगर उनके हक में फैसला आ गया, फैसले से मुराद है कि अदालत ने ये समझा कि ठीक है भाई इसको वाइंड अप कर देते हैं, बाद में उनको वो पैसे वो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है, वो उनको कॉस्ट उनकी मिल जाएगी, लेकिन वो पहले सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवा देंगे भाईजान हम आपके पास आए हैं कंपनी को बंद करवाने, हमारे पास इतने के पैसे भी हैं कि हम इसका सारा खर्चा उठा सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो सिक्योरिटी के तौर पे आपने एक तो अदालत को जमा करा, जो भी अदालत को रीजनेबल लगता है कि हाँ यार इतना खर्चा होगा इनका, ठीक है। और सेकेंडली क्या है भाई, सेकेंडली ये है कि आपने अदालत को प्रीमा फेशी मतलब बज़ाहरन लग भी रहा हो कि वाकई ये केस स्ट्रॉन्ग है इनका और ये वाइंडिंग अप की तरफ जा सकती है कंपनी, ठीक है। मतलब दो चीजें हो जाए, एक तो सिक्योरिटी आप जमा करवाएं कॉस्ट की, तो जितना खर्चा ना हो पैसे जमा करवा दें, ठीक है। और सेकंड क्या है, अदालत को बज़ाहरन ये लग रहा है कि भाई ये वाकई इनका केस स्ट्रॉन्ग है और ये वाइंडिंग अप हो सकती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड अब केस आ गया, कंडीशन फॉर पिटीशन बाय द कंट्रीब्यूटरी। वो कहते हैं कंट्रीब्यूटरी भी तो जा सकता है ना, कंट्रीब्यूटरी भी तो एप्लीकेशन दे सकता है ना कि भाई कंपनी को वाइंड अप किया जाए, बिल्कुल दे दें, लेकिन उसके लिए कंट्रीब्यूटरी को भी कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है। दो कंडीशंस है, अब उसके अपने स्टेटस के ऊपर सवाल उठने लगा कि भाईजान आप कंट्रीब्यूटरी किस तरह बने। कहते हैं कंट्रीब्यूटरी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप अ कंपनी अनलेस आइदर द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड बिलो मिनिमम। आगे आप इसको यार इस तरह रखना बिलो मिनिमम, लेकिन जब आपने पेपर में लिखना है तो आपने पूरा लिख देना है, पता ही है ना आपको, मतलब बार बार इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है। तो आपने बोलना है जी, बोलने के लिए हद तक, पढ़ने की हद तक आप ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ मेंबर्स हैव रिड्यूस्ड बिलो मिनिमम, ये आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जब पेपर में लिखना आपने लिखना द नंबर ऑफ मेंबर्स हैव रिड्यूस्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2 और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बिलो 3, ये आपने लिख देना क्योंकि आपको पता है कंपनीज एक्ट 2017 में दी है। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई एक तो कंट्रीब्यूटरी साहब सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब ये वाला सिनेरियो हो, आइए गल समझ, ये वाला सिनेरियो, इसका मतलब और सिनेरियोज में नहीं कर सकते। देखें पीछे आए जरा बुक में, उसमें अन्य सिनेरियोज लिखे हुए हैं इतने ज्यादा, लेकिन जो ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट, इसके साथ भी आप लिख सकते हैं बाय कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी इस वाले पॉइंट में सिर्फ कर सकता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि इस पॉइंट में कोई और नहीं कर सकता, बाकी भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रार भी अप्लाई कर सकते हैं, बढ़िया बंदे कम हो गए, लेकिन कंट्रीब्यूटरी ना सिर्फ इसमें कर सकते हैं। आइए बात समझ, ओके एक तो ये मतलब इस सिनेरियो में। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही और शी हैज बीन कंट्रीब्यूटरी और सम ऑफ देम आइदर वर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम और हैव बीन हेल्ड बाय हिम एंड रजिस्टर्ड इन हिज नेम फॉर एट लीस्ट 180 days ड्यूरिंग द 18 months बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप और हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू द डेथ ऑफ अ फॉर्मर होल्डर। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, समझे दोस्तों। भाई वो कह रहा है कि पहले नंबर पर तो कंट्रीब्यूटरी सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो में अप्लाई कर सकता है। वो सिनेरियो क्या है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम हो जाए मेंबर्स, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि उसका अपना स्टेटस क्या है कंट्रीब्यूटरी का। देखो पहले नहीं उसने किसी बात भी बात, ये क्राइटेरिया फलां फलां होना चाहिए, उसने अब यानी कंट्रीब्यूटरी क्या होना चाहिए। कहता है कंट्रीब्यूटरी से मुराद मैं एक ऐसा बंदा ले रहा हूं जिसने गारंटी जो दी हुई है शेयर्स की, मतलब इतनी अमाउंट की बेसिकली के, ठीक है। वैसे तो आपको पता ना गारंटी वाले में मतलब गारंटी और शेयर अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे कहने का पर्पज यह है कि जितने हिस्से ही उसने गारंटी दी है कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। वो कहते हैं जो शेयर्स उसके पास हैं, बड़े गौर से बात समझनी है, जो शेयर उसके पास हैं वो या तो ओरिजिनली फर्स्ट टाइम ही उसको अलॉट हुए हो, उसके नाम पर आए हो शेयर्स, या पिछले 18 महीनों के अंदर, 18 महीने फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, सही है। वाइंडिंग अप स्टार्ट होने से पिछले जो 18 महीने हैं उसमें से कोई भी 180 दिन उसके पास शेयर्स रहे हो, बेशक ट्रांसफर किसी और ने किए हो। बात आ रही है समझ। पहले नंबर पे क्या होगा, या तो उसके नाम पर अलॉट हुए हो या उसको किसी ने ट्रांसफर किए हो, लेकिन कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से एक 18 महीने जो पिछले हैं उनमें कभी भी
इन टोटलिटी, हो सकता है कि बेचे या खरीदे या बेचे इस तरह के, इन टोटलिटी 180 दिन कम से कम उसके पास शेयर्स रहे हों या उसके पास डिवॉल्व होके आए हों। डेवोल्यूशन से मुराद था मरने के बाद जो राइट्स आए थे किसी का, किसी के डेथ की वजह से वो मतलब लीगल हेयर था उनका, लीगल हेयर के तौर पर उसके पास आ गए। तो वो कहता है ये सिनेरियो मतलब है कि उसके पास कम से कम 180 दिन, बंदा थोड़ा पुराना होना चाहिए। और ये बात समझ, बंदा थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर है कंट्रीब्यूटरी भी, जिस तरह शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर्स बेच सकते हैं, कंट्रीब्यूटरी भी बेच सकते हैं अपनी गारंटी, अपना हिस्सा शेयर किसी को बेचे कि भाई मैंने गारंटी दी, चलो तुम दो, तुम खरीदो, तो वो आपस में इस तरह भी चल जाता है। बात आइए समझ, दोबारा पढ़े। उसने कहा द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज अ कंट्रीब्यूटर, जिन शेयर्स की वजह से वो कंट्रीब्यूटरी है, हो सकता है ना कि उसके पास कैश वाले भी शेयर्स हो और कंट्रीब्यूशन वाले भी शेयर्स हो। पॉसिबल है ना कि कंपनी के मेंबर्स ने गारंटी भी दी हुई है, शेयर कैपिटल भी है, पैसा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर तो उसने पैसा भी दिया हो, पैसे वालों को कहते हैं इतना काउंट करो, ये काउंट करो कि कंट्रीब्यूटरी वो किन शेयर्स के हवाले से है। तो वो जो शेयर्स थे या उनमें से कुछ शेयर्स, सम ऑफ देम, या उनमें से कुछ शेयर्स जो है उसको ओरिजिनली लॉट हुए हो या उसके नाम पे ट्रांसफर हुए हो और कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से जो है 18 महीने, पिछले 18 महीनों के अंदर कम से कम 180 दिन उसके नाम पे रहे हो या उसके नाम पर डिवॉल्व हुए हो किसी वजह से, तो भाई फिर वो बंदा वैलिड कंट्रीब्यूटरी है और अब वो अप्लाई कर सकता है फॉर वाइंडिंग अप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो में। व्हाट इज दैट सिनेरियो? दैट सिनेरियो इज इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी रिड्यूस बिलो द मिनिमम नंबर एज पर द कंपनीज एक्ट 2017। ये गल समझिए नहीं, इसको बड़े तहम्मुल से दोबारा आपने सुनना है, पढ़ना है, समझना है, सही। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर पिटीशन बाय द रजिस्ट्रार। अच्छा, वो कहता है भाई रजिस्ट्रार भी तो करवा ही सकता है, मतलब वो भी तो एप्लीकेशन दे सकता है, अभी हमने पढ़ा है। तो वो कब देगा एप्लीकेशन? उसने कहा द रजिस्ट्रार शैल नॉट बी entitled to present a petition for the winding up of company unless the previous situation of the previous sanction of the commission has been obtained to the presentation of the petition, and no such sanction shall be given unless the company has first been afforded an opportunity of making a representation and of being heard। ये बात सिंपल सी बात है। वो कहता है कि अगर रजिस्ट्रार साहब सोचते हैं, समझते हैं कि उनको लिफ्ट करवाई जाए, वो ये चाहते हैं, तो पहले तो वो गए हों कमीशन के पास, कमीशन ने सैंक्शन किया हो, सैंक्शन का मतलब अप्रूव किया हो कि हाँ भाई आप अदालत में जा सकते हैं। और वो कहता है कमीशन सैंक्शन नहीं कर सकता जब तक कि उसने कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दी हो। वो गल ये समझे कि नहीं? तो इसको अगर मैं प्रोसेस थोड़ा सा सीधा कर दूं तो क्या होगा इस केस में? रजिस्ट्रार जाएगा कमीशन के पास कि भाई मैं इस कंपनी के खिलाफ अदालत में जा रहा हूं, आप जरा अप्रूव कर दें। कमीशन बुलाएगा कंपनी को भी कि भाई जान रजिस्ट्रार साहब आपके खिलाफ हुए पड़े हैं, ये कह रहे हैं, आप बताएं आपका क्या मुद्दा है, आप बताएं आपको क्यों ना वाइंड अप किया जाए। वो कंपनी बताएगी जो भी है। कमीशन उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, कमीशन ने सैंक्शन कर दिया कि हाँ भाई आप प्रेजेंट कर सकते हैं जाके अपने आप को वहां पे, अब जाके वो करेगा। अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ तो रजिस्ट्रार सबमिट जमा वो जो है एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकता, क्योंकि जैसे वो एप्लीकेशन सबमिट करवाने जाएगा वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है, सही है, रजिस्ट्रार ही होता है वैसे अदालत का जो देखता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसने फौरन कहना कि भाई जिन कंपनीज एक्ट तो आपका मैं जरा पढ़ लूं उसमें क्या क्या तरीका लिखा। उसने कहना भाई उसमें तो लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी सैंक्शन्ड बाय द कमीशन एंड कमीशन मस्ट हैव प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी। तो भाईजान क्या ये दोनों चीजें हुई हैं? अगर वो साल लगी हुई है तो कहेगा ठीक है, तो नहीं पहले ये करवा के आओ वरना ये मैं पिटीशन नहीं दे रहा। ये गल समझ नहीं। अगला पॉइंट, अब उन्होंने कहा कि भाई कमीशन भी तो जा ही सकता है या कमीशन का कोई बंदा जा सकता है। बंदे देखो उन्होंने सारे पूरे कर दिए हैं कि अगर जिन जिन लोगों ने जाना है उनकी क्या क्या कंडीशंस उन्हें मीट करनी पड़ेगी वरना अदालत उन्हें नहीं सुनेगी। तो देख लेते हैं द कमीशन और अ पर्सन ऑथराइज। देखो उन्होंने अलग से पॉइंट लिख दिया भाई कमीशन खुद कहाँ जाता फिरेगा, जाहिर है उनके बिहाफ पे कोई बंदा ही जाएगा ना। ऑल्दो कमीशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एससीसीबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन भाई जाहिर है वो खुद तो नहीं चल के जा सकता, उसके बिहाफ पे जाना है। तो उन्होंने कहा कमीशन या उसके बिहाफ पे अगर कोई बंदा जाता है shall not be entitled to present a petition for the winding up unless an investigation into the affairs of the company has
रिवील्ड दैट, वो कहते हैं आप तब तक नहीं जा सकते जब तक कि कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन ना कर ली हो और इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में 4 तरह के जवाब, 4 तरह के रिजल्ट्स ना मिल चुके हो। अच्छा, अब ना ये आप कॉर्पोरेट लॉ, एडवांस कॉर्पोरेट लॉ जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह CFAP 2, तो वहां पर आप लोग ये देखोगे कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। SECP के पास ये इख्तियार है कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, उसका एक सेक्शन है वो ये कहता है कि भाई SECP के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी कंपनी में ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉलिड रीजंस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि क्या ये कोई अनलॉफुल एक्टिविटी तो नहीं कर रही, क्या ये कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही, क्या ये कंपनी जो है अपने मेंबर्स को या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को धोखा तो नहीं दे रही, फ्रॉड उनके साथ तो नहीं कुछ हो रहा, क्या ये इसकी जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो तमाम मेंबर्स के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट में हैं, क्या अपने क्राइटर्स के खिलाफ तो नहीं कुछ कर रही, मतलब इस तरह के। ठीक है, तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। अब इसमें भी कई बार तो कमीशन को शक पड़ सकता है, तो सो मोटो, हम उसको एक वर्ड बोलते हैं सो मोटो, आपने सुना होगा बड़ा न्यूज में भी, हमारी अदालतों को शो के सो मोटो, यहाँ पे लेना हो वहां पे कुछ और, तो सो मोटो जो है ना वो इसका मतलब है खुद ब खुद बगैर किसी एप्लीकेशन के, विदाउट एनी पिटिशन। ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा हमने पढ़ा था मॉर्गेज और चार्ज के अंदर कि एक तो तरीका ये है कि भाई जो पार्टीज हैं इन्वॉल्व हैं वो जाके सेटिस्फाई वगैरह करवा सकती हैं चार्ज को, और एक हमने कहा था कि रजिस्ट्रार ऑन इट्स ओन मोशन अपनी मर्जी से भी कर सकता है, अपनी डिस्क्रिप्शन से भी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सो मोटो। तो भाई अदालत भी अगर कोई चाहे तो केस किसी के खिलाफ चला सकती है, तो कमीशन वगैरह भी चला सकता है। एक तो है भाई कि कमीशन को अगर लग रहा है तो वो खुद भी कर सकता है, सेकंड ऑब्वियसली वही है कोई मुखबरी करेगा, कोई बताएगा जाके तो खैर व्हाट एवर द केसेस, वो कहता है कि अगर कमीशन जाना चाहता है अदालत में वाइंडिंग अप के लिए तो पहले तो उसने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की हो कोई ना कोई, और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में 4 में से कोई ना कोई कंक्लूजन निकला हो, फिर जाके आप करेंगे। अदरवाइज अदालत ने सबसे पहले कहना भाईजान खुद कुछ आपने किया है, क्या इन्वेस्टिगेशन की है, नहीं हम तो ऐसे ही आ गए होंगे, नहीं फिर वैसे चले भी जाओ। ठीक है, तो भाई इन्वेस्टिगेशन आपने अगर की है और ये 4 रीजंस में से कोई आई है, क्या या आपको पता लगे इट वाज फॉर्म्ड फॉर एनी फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पस, सादा सी बात है, और इट इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस नॉट ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम, ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसके मेमोरेंडम में वो नहीं है। मेमोरेंडम में याद ना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाला एक सेक्शन होता है, अब उसके अंदर आप एक तो प्रिंसिपल लाइन लिखते हो और साथ उसके दूसरी भी सेकेंडरी लाइंस भी आपकी आ जाती हैं। ठीक है, कि आपका क्या बिजनेस होगा, वो कहता है अगर आपको इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उधर नहीं है और SECP को इन्वेस्टिगेशन की बेस पर पता लग चुका है, मिसाल तौर पे आपने लिखा हुआ है कि नाम आपके कंपनी का भी टेक्सटाइल है, ठीक है, तो जाहिर प्रिंसिपल लाइन भी कमेंसुरेट करनी चाहिए, सारी बातें लिंक करनी है ना, वो भी उससे मिल लीजिए। आपने भाई टेक्सटाइल का प्रिंसिपल लाइन लिखवाई हुई है, लेकिन आप साथ साथ ही कोई और काम करें, मिसाल के तौर पे शुगर का भी करें, चीनी भी बेच रहे हैं साथ साथ, लेकिन ये आपने मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं हुआ। अगर तो लिखा हुआ है और कमीशन ने मतलब इजाजत भी दी थी रजिस्ट्रार करने, कोई मसला नहीं था उनको, फिर तो खैर है, लेकिन अगर आपने नहीं मेंशन किया हुआ और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुई तो ये मतलब सॉलिड रीजन है जिसकी बेस पर जाया जा सकता है। देन कहते हैं इट्स बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर ऑप्रेसिव टू एनी ऑफ इट्स मेंबर्स और पर्संस कंसर्न्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। वो कहता है कि भाई या तो ये इस तरह से चलाई जा रही है कंपनी, इस तरह से मैनेज की जा रही है कि ये अपने मेंबर्स को ऑप्रेस कर रही है, उनके राइट्स पूरे नहीं कर रही। मिसाल तौर पर डिविडेंड ही नहीं दिया जा रहा, ठीक है, इलेक्शंस हर बार डिले कर दिए जाते हैं, ठीक है, मीटिंग मेंबर कॉल करता है, याद है ईओजीएम एग्जांपल कुछ दे रहा हूं, मेंबर भी कॉल कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट पर, कभी भी बेचारों को इज्जत नहीं दी आपने, डायरेक्टर बुलाते ही नहीं है। हमने पढ़ा था कि 21 दिन के अंदर डायरेक्टर ने कॉल करनी है मीटिंग, ऐसे है ना, कॉल करनी है, अगर वो नहीं करते तो फिर मेंबर खुद भी कर सकते हैं। तो भाई कुछ उनको नहीं लिफ्ट करवाई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की बेस पे पता चला यार ये जी मतलब इन्होंने सीन चलाया हुआ है, या वो कहते हैं कि प्रमोटर्स जो थे फॉर्मेशन के अंदर जो उनको ऑप्रेस किया जा रहा है किसी भी रीजन से,
ठीक है, मतलब उनको प्रॉपर आप नहीं साथ लेके चल रहे, बाइसनेस है आपके अंदर। देखो कानून ये नहीं कहता कि उनको आप कुछ ओवर एंड अबव कोई प्रोटोकॉल दें, लेकिन कानून ये कहता है भैया बंदे हैं, वो भी इंसान है, ठीक है, तो उनके साथ भी ज्यादती होनी चाहिए। और that its management has been guilty of fraud, misfeasance or other misconduct towards the company or towards any of its members, या फिर मैनेजमेंट उनकी फ्रॉड की मुर्तकिब ठहरी है। मिसफीसेंस मैलफीसेंस से मुराद है कि उनका जो कैरेक्टर था, इंटेग्रिटी थी, वो सही नहीं थी, वो सही काम नहीं करते, मेंबर्स के खिलाफ किया उन्होंने कुछ, या कंपनी के खिलाफ ऐसा होल किया, ठीक है। तो भाई चार चीजें हैं, दोबारा समझ लें। कमीशन भी जा सकता है वाइंडिंग अप के लिए अदालत के पास, लेकिन अदालत पहले ये पूछेगी भाईजान कि आपने खुद कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की है। उन्होंने कहा जी की है। अदालत ने कहा भाई क्या रीजन निकला है, अगर तो इन चार में से कोई रीजन होगा तो अदालत उनकी पिटीशन को सुनेगी, बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। ओके, उसने कहा सच पिटीशन शैल नॉट बी प्रेजेंटेड और ऑथराइज्ड टू बी प्रेजेंटेड बाय द कमीशन अनलेस द कंपनी हैज बीन अफॉर्डेड एन, जाहिर है मतलब इन्वेस्टिगेशन वन वे थोड़ी होनी है, वन साइड थोड़ी होनी है। कहते पहले आपने कंपनी को एक प्रॉपर मौका दिया हो कि बताएं कि क्यों हम ना जाएं आपके खिलाफ अदालत में, और अगर कंपनी आपको सेटिस्फाई कर देती है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह के अंदर क्लियर कर देती है तो फिर तो नहीं जाना, लेकिन अगर ना कर पाई फिर जाएंगे। However, if sole business of the company is the licensed activity, आगे उसने पॉइंट लिखा है, देखो ऊपर वो कह रहा है ना कि भाई पहले आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर जाएंगे ये वो। अब उसने कहा यार सर्कमस्टांसेस के अंदर एक पॉइंट मैंने लाइसेंस एक्टिविटी का भी लिखा था ना, अब अदालत को कोई ख्वाब थोड़ी जाना है कि भाई इनकी लाइसेंस एक्टिविटी है, मतलब इनका लाइसेंस खत्म हो चुका है, सही है, कोई बताएगा जाके। वो कहते हैं कि अगर कमीशन ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है और कमीशन को लगता है लाइसेंस खत्म हो चुका है, रिवोक कर दिया गया है, तो अब उनको दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। और जब उन्होंने लाइसेंस रिवोक किया होगा ना, उस वक्त ही कर लिया होगा ना सारा प्रोसेस, आगे पहले समझा होगा कि भाई आपने फलां चीजें जो है वो पूरी नहीं की, जिस तरह से आपका लाइसेंस खत्म किया जा रहा है। वो कहते हैं ठीक है, आप दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, सीधा जाओ पिटीशन कर सकते हो। ये सिर्फ उस केस के लिए जब लाइसेंस एक्टिविटी आप कर रहे हो और लाइसेंस जा चुका हो, रिवोक हो चुका हो, अब आपको कमीशन को इन्वेस्टिगेशन करके इन चार रीजन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये रीजन सफिशिएंट है कि भाई उसका लाइसेंस खत्म हो गया, विदाउट लाइसेंस ये काम नहीं हो सकता। तो ये गल समझे नहीं, ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है दी कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। कब ये समझा जाएगा कि कमिटमेंट हो चुकी है, वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी हमने ऊपर ये यूज भी किया था जैसे कंट्रीब्यूटरी वाले में कि दी कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से पिछले 18 महीने, तो भाई वो डेट कौन सी होगी जब कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप स्टार्ट होगी, ये समझा जाएगा कि भाई इस डेट से, क्या वो तारीख वो होगी जब अदालत के अंदर एप्लीकेशन दी जाएगी, या वो तारीख वो होगी जब अदालत एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगी, या वो तारीख वो होगी जब असल में वाइंडिंग अप स्टार्ट होगी। तो माइंड में क्वेश्चन तो आता है, ठीक है, तो उसका वो जवाब दे देगा। वो कहते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू कमेंस एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द वाइंडिंग अप फॉर द पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप। वो कहते हैं जब प्रेजेंट की जाएगी ना पिटीशन, अगर वो पिटीशन अप्रूव हो गई तो भाई जिस डेट को प्रेजेंट की गई थी ना तब से ही वाइंडिंग अप स्टार्ट है। बात आई समझ, ये बहुत बड़ी अहम है, ये पेपर में आती है, उसको जरा समझ। देखें लॉजिक क्या कह रहा था, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक से हटके भी चीज होने लगी थी। लॉजिक ये कह रहा था कि भाई जब जाहिर है अप्रूव हो जाएगी उस डेट से करो ना भाई वाइंडिंग अप स्टार्ट। कानून कहता है कि नहीं, जिस डेट को आपने अप्लाई किया था ना उसी डेट से ही, अब ऑब्वियसली उसका फैसला अदालतों में पाकिस्तान में आपको पता है कि फौरन तो नहीं आता, तो हो सकता हफ्ता 10 दिन लग जाए कि क्रेडिटर ने या कंट्रीब्यूटर ने एप्लीकेशन आई दी है, वो फैसला आते आते अदालत का कि वाकई इस पे वाइंडिंग होनी चाहिए, नहीं 8-10 दिन लग गए हैं। लेकिन वो कहता है 8-10 दिन में जब फैसला आएगा ना तो आपने वो 8-10 दिन बाद वाली डेट को कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप नहीं लेना, आपने रेट्रोस्पेक्टिवली जिस डेट से वो स्टार्ट हुआ था उस डेट को लेना है। अच्छा अदालतें ना थोड़ी, या पाकिस्तानी सरकारी इदारे मोस्टली इस तरह चल रहे होते हैं। आपको मिसाल देता हूँ कि जब मैंने अपनी फर्म रजिस्टर करवाई थी तो 4 सितंबर 2021
डेट को मैंने अप्लाई किया था फॉर लाइसेंस कि जी मैं फॉर्म स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर उन्होंने प्रोसेस वगैरह किया, वो 20-25 दिन लगे। सितंबर एंड आ गया, फिर मुझे लाइसेंस आया, लेकिन लाइसेंस आया रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव से क्या मुराद है? फ्रॉम द डेट व्हेन आई अप्लाइड फॉर द लाइसेंस। वो डेट क्या थी? 4 सितंबर। हालांकि प्रोसेस लेट से कंप्लीट हुआ 30 सितंबर को। उस डेट पे मुझे लेटर आ गया कि भाई ये आपका लाइसेंस है, लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिव बात आई है समझ, क्योंकि मैंने तो तब से अप्लाई किया हुआ था, वो तो मैं तब से प्रोसेस चल रहा था। इधर भी ये कह रहे हैं कि भाईजान जब आपने अप्लाई कर दिया है प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके मतलब फैसला आ गया कि हाँ भाई वाइंडिंग अप स्टार्ट करते हैं, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली काउंट किया जाएगा फलां डेट से, जब से था। सही एग्जांपल देखें, अ क्रेडिटर फाइल्ड पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ XYZ लिमिटेड टू द कोर्ट ऑन 24th Feb. The court appointed a provisional manager and continued with hearing of the petition. अब आगे जाकर हम दो वर्ड सुनेंगे, एक होगा प्रोविजनल मैनेजर और एक होगा आपका लिक्विडेटर। क्या वर्ड्स है भाई? प्रोविजनल मैनेजर है एक तो बंदा, और एक है लिक्विडेटर। इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। प्रोविजनल मैनेजर से मुराद वो बंदा है जो हतमी वाइंडिंग अप का ऑफिसर नहीं होता। लिक्विडेटर से मुराद वो बंदा है जिसको अदालत अपॉइंट करती है कि वो वाइंडिंग अप करवानी ही करवानी है। बात आई समझ? जो लिक्विडेट करेगा वैसेस को, बेचेगा और इंसान को। प्रोविजनल मैनेजर के पास अभी ये इख्तियार नहीं होता। वाइंडिंग अप भी हम चल रहे हैं, आगे बड़ा कुछ आएगा, बड़ा कुछ करना, सिर्फ वैसे थोड़ी बेचने और बड़ा कुछ करना है। तो इसलिए उसने कहा कि भाई अगर तो पिटीशन अभी पड़ी हुई है, अभी उसके ऊपर फैसला नहीं आया, तो हम उसको बोलते हैं उस वक्त जो बंदा अपॉइंट किया गया होगा, अगर अदालत करती है, लाजमी भी नहीं कर रहे लेकिन मोस्टली कर देती है अदालत कि हाँ भाई इनकी आगे चलो भाई, अब तुम थोड़ा सा ना इसके मामला संभाल लो, ठीक है, ताकि आगे जाके जब वाइंडिंग अप सही तरह इसकी अगर स्टार्ट होती है तो कोई मसला ना हो में, ठीक है। ये होता है प्रोविजनल मैनेजर। प्रोविजन से मुराद क्या होती है कि अभी कंटीजेंसी है, ऐसी है ना, अभी बीच में हो सकता है कि वाइंडिंग अप की तरफ हम जाए ही ना, तो फिर आपको हटाया भी जाता है। प्रोविजनल मैनेजर। अब बुरी हुकूमत जिस तरह होती है तो वो फिर बैठ ही जाती है, जाती नहीं पाकिस्तान में। तो बात आई है समझ नहीं, प्रोविजनल मैनेजर। और इसकी सादा बात करूं तो बिल और एक्ट का आपको पता होगा, ठीक है, कि जब प्रेजेंट कर दिया जाता है अदालत में, प्रेजेंट करने से पहले सिर्फ कागज होते हैं, पेजेस हैं, उसके अलावा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था वो बिल कहलाता है, लेकिन जब वो अप्रूव हुआ था वो एक्ट कहलाता है। तो अब यही समझ लें कि भाई पहले जब वो अभी वाइंडिंग अप की पिटीशन वो पुट इन की गई है, अभी स्टार्ट नहीं हुई वाइंडिंग अप, तो फैसला आने तक अगर अदालत किसी बंदे को मुनासिब समझती है लगाना, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ प्रोविजनल मैनेजर। बट आफ्टर द कमिश्नर ऑफ वाइंडिंग अप, दैट पर्सन और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट विल बी कॉल्ड अ लिक्विडेटर, जिसका काम होता है लिक्विडेट करना। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि प्रोविजनल मैनेजर ऐसा बेच नहीं सकता, ये बीच में से इम्प्लाई हमने निकाल दी। अच्छा, अभी उसने कहा कि प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट कर सकती है। ऑन 30th मार्च कोर्ट डिक्लेयर्ड ऑर्डर्ड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। भाई 30 देखो 24 फेब को उसने अप्लाई किया, अब अदालत ने फौरन प्रोविजनल मैनेजर लगा दिया, ठीक है भैया आपकी पिटीशन सुनते हैं कि ये सुनने वाली भी है या नहीं है, ये वैलिड भी है या नहीं है। 30 मार्च को फैसला भी आ गया, हाँ भाई वैलिड है, चलो इसकी वो स्टार्ट की जाए। तो भाई वो कहते हैं कि 30 मार्च को फिर अदालत लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगी, क्योंकि समझ आ गई ना रीजन। अब प्रोविजन रही कोई नहीं, अब तो एक्चुअल पता लग गया कि वाइंडिंग अप होनी तो लिक्विडेटर को लगाएगा। द वाइंडिंग अप शैल बी डीम्ड टू कमेंस ऑन 24th Feb। वो 24th Feb से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि भाई उस डेट पे प्रेजेंट किया गया था पिटीशन को। ओके, वो गल समझ आई है कि नहीं? आगे पॉइंट आ गई। अच्छा, ये कोर्ट वाली बातें हो चुकी हैं अभी तक, सही है। अब दूसरा पॉइंट आ गया, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। Section 347. A company may be wound up voluntarily when it passes a resolution for winding up in any of the following ways. कहता दो तरीके से, इनमें से किसी भी तरीके में अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लेती है कंपनी, तो वो
वॉलंटरली भी रजाकाराना तौर पर अपने तौर पर भी वाइंडिंग अप की तरफ जा सकती है। पहला, इफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग से मुराद ऑब्वियसली मेंबर्स की मीटिंग passes a resolution requiring the company to be wound up voluntarily as a result of the expiry of the period for its duration, if any fixed by its articles, or the occurrence of any event in respect of which the article provides that the company should be dissolved। अच्छा, ये मैं ना थोड़ा सा आपको ले जाता हूँ कैप 4 में, बिजनेस लॉ में। वहां पे आपको याद होगा हमने एक पढ़ा था, एक होती पार्टनरशिप एट विल और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। याद है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या थी? एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स आपस में मिलते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो 2 साल के लिए पार्टनरशिप है, 3 साल के लिए, इस तरह फिक्स होता है पहले से, या फॉर सम सर्टेन वेंचर्स और प्रोजेक्ट्स और अंडरटेकिंग्स, कोई खास बिजनेस के लिए कि यार हमने ये ब्रिज बनाना है इसके लिए हम मिले, या हमने बिल्डिंग बनानी है इसके लिए मिले, हमारा ये 1 लाख यूनिट्स टेक्सटाइल का जो है ऑर्डर है इसके लिए बस हम पार्टनर है। दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्ट। वही वाला कॉन्सेप्ट ये, वो कहता है कि अगर आपने कंपनी बनाई थी, आर्टिकल्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, मतलब कि जो इन कॉन्ट्रावेंशन टू दी कंपनी एक्ट ना हो, तो ये तो कोई हमने इस तरह का नहीं पढ़ा कि आप ये बात नहीं कर सकते, कंपनीज एक्ट ने मना नहीं किया हो तो उसका मतलब हम कर भी सकते हैं। तो कहता है कि अगर आपने आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था कि हम 5 साल के लिए बस कंपनी को चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, और अब वो 5 साल खत्म हो चुके हैं, सिंपल जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करो, चलो भी वो 5 साल खत्म हो चुके हैं, अब आर्टिकल्स हमारे इजाजत नहीं देते। हाँ, एक ये हो सकता है अगर आप अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं फिर क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। आपने कहा नहीं भाई खत्म कर देते, या आपने कहा कि कोई हम काम कर रहे थे, कोई सीमेंट की फैक्ट्री लगाई हुई थी, आपने कहा था कि भाई सीमेंट का काम बस हमने करना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना, ठीक है। तो सीमेंट का काम आपने किया, अच्छा वैसा आपने कहा बस यार आप खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि और तो हमने कुछ करना नहीं है, आर्टिकल्स हमें अलाउ भी कर रहे हैं, तो फिर आप रेजोल्यूशन पास कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल्स में चीज नहीं है पहले से, तो फिर भाई आप ये वाली ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर डालना चाहते हैं तो फिर इसमें सिंपल अमेंडमेंट करके डाल भी सकते हैं, सही है, हो सब कुछ ही जाता है। लेकिन आपने ये देखना है कि आर्टिकल्स कहते क्या है उस मौके पे, उस मोमेंट पे, उसको मुताबिक फैसला करना है। अगर आर्टिकल वो नहीं कह रहे जो आप चाहते हो, तो फिर आप उसको अमेंड कर लो, वो कहने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इफ द कंपनी पास स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी बी वांट ऑफ वॉलंटरी। दूसरा उसने कहा वैसे ही जब भी कभी दिल करता है कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, गलों का। पहले वाले केस में देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, पासिस आर रेजोल्यूशन है, इसको जरा अंडरलाइन कर लें। उसने कहा अगर तो पर्टिकुलर या फिक्स टाइम पीरियड या फिक्स वेंचर वाला वो होती ना आपकी कंपनी आर्टिकल्स के मुताबिक, उसके लिए सिंपल रेजोल्यूशन भी बहुत है, क्योंकि पहले से पता है यार 5 साल बाद खत्म करनी है, तो स्पेशल क्यों करें? स्पेशल 75%, 21 डेज का नोटिस और फिलहाल वो कहता है कि इतना फिर मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत, पहले से पता है लोगों को, मेंबर्स ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि भाई ये 5 साल बाद खत्म होनी है, तो फिर स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरा अगर सिनेरियो वो कहते हैं अब ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि भाई ये फिक्स टाइम भी नहीं था, ये क्या हो गया अचानक बंद करने की जरूरत पड़ गई, तो वो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन है 3-4, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, ठीक है भाई। When a company has passed a resolution for voluntary winding up, कहते हैं कंपनी ने रेजोल्यूशन तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की पास की थी, बात आ रही समझ, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि मूड तो था कुछ और कर देगा, लेकिन the court may of its own motion or on the application of any person entitled to apply to the court for winding up by company make an order that the voluntary winding up shall continue but subject to such supervision of the court and with such liberty for creditors, contributors or others to apply to the court and generally on such terms and conditions as the court thinks just। वो कहता है कि भाई अगर आपने स्टार्ट तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप किए थे, लेकिन अदालत को खुद किसी मौके पे लगा, मतलब अदालत की नजर में कोई चीज आ गई आपके बारे में, जो कि ऑब्वियसली बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है, अदालत क्यों कंपनी के अंदर घुस के देखती फिरेगी बिला वजह, लेकिन क्या उन्होंने लिख दिया है कि भाई अगर अदालत को खुद कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आ गई है कि उनको लगता है कि भाई वॉलंटरी तो करें लेकिन मुझे इन्वॉल्व करने जरा मेरी सुपरविजन में करें, या
यही बंदे जो अप्लाई कर सकते थे अदालत को फॉर कोर्ट कि भाई आप वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए जो अप्लाई कर सकते थे, उनमें से कोई बंदा उठ के गया, उसने अदालत में पिटीशन कर दी कि सर वो वॉलंटरी कर तो रहे हैं लेकिन जरा आप भी थोड़ी सी ऊपर नजर रख लेना, माई बाप को मजा आ रही है पैसे कुछ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फिर कोर्ट जो है वो कह सकती है कि भाई जान वॉलंटरली करें लेकिन अंडर माय सुपरविजन, और ये फला चीजें इस तरह आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लगानी है हर हफ्ते मेरे पास आके बताना है आपने, इस तरह, ठीक है, कोई भी कंडीशन लगा सकती है। तो ये सब्जेक्ट टू सुपरविजन बाय कोर्ट कहलाती है। आइए गल समझे? नहीं नहीं तो खैर आगे आ रहे। इफेक्ट ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन, कहते हैं जो आप एप्लीकेशन देते हैं कि भाई सुपरविजन में करवाइए, इसकी क्या अहमियत है, क्या असर है इसका, क्या इफेक्ट है, बात समझे। A petition for the continuance of a voluntarily winding up subject to the supervision shall, for the purpose of giving jurisdiction to the court over suits and another legal proceeding, be deemed to be a petition for winding up by the court. सिंपल वो बात कर दी है। उसने कहा कि भाई आप पहले वॉलंटरली हो रही थी, आपने बीच में अदालत को इन्वॉल्व कर लिया, पिटीशन दायर कर दी वहां पे। अब अगर अदालत अपनी सुपरविजन में करवाती है तो ये ऐसे इसकी अहमियत उतनी ही होगी जितनी के उसकी थी जो अदालत ने खुद करवानी थी। बात है समझ? सिंपल बात यह है कि सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट का इफेक्ट, उसका असर, उसकी अहमियत भी उतनी ही है जितनी के बाय कोर्ट वाले की थी। बस ये सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट, पिटीशन टू कन्वर्ट अदर मोड्स टू वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। अदर मोड से मुराद यही वाली बात, मिसाल तौर पे आपने पहले सोचा है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप करेंगे, बाद में आपने कहा फारिग कराओ यार इसको बाय कोर्ट की तरफ लेके चलते हैं, पर सुपरविजन वाले की तरफ नहीं लेके जा रहे, और हमने पढ़ लिया ना बाय कोर्ट वाला 3 है ना प्रोसीजर, ठीक है। वॉलंटरी है, बाय कोर्ट है, अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट है। वो कहता है कि भाई या तो आप इधर से इधर जाना चाह रहे हैं, वॉलंटरली कर रहे थे, आपने कहा फारिग करो यार, सारा अदालत में फेंको, फटे नहीं खत्म हो रहे हैं इनके आपस में, या पहले आप इधर से गए इधर को, क्योंकि अंडर सुपरविजन वाली डायरेक्ट नहीं स्टार्ट होती, ये पहले वॉलंटरली की होगी, बाद में आप इधर है, आप इधर है, आपने कहा अदालत को इतना तो आ ही गया, पूरा ही हो जाए, ठीक है, तो ऐसा पूरा ही हो गया। फिर ये आप भाई इधर से उठ के भी इधर आ गए, अदालत की तरफ टोटली आ गए, ये अदालत के खाते में सारी चीजें डाल दी। ये अब कब होगा, किस तरह होगा, ये देखेंगे। राइट टू प्रेजेंट पिटीशन, किसके पास ये हक है को पिटीशन प्रेजेंट करे। वो कहते हैं वेयर कंपनी इज बीइंग बाउंड अप वॉलंटरली और सब्जेक्ट टू सुपरविजन, मतलब ये दोनों में से। और ये बात ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट टू सुपरविजन के लिए भी पहले वॉलंटरली होना चाहिए। वॉलंटरली हो रही थी, अदालत के पास रिक्वेस्ट की कि सर माई बाप थोड़ा सा आप भी इन्वॉल्व हो जाए इसमें प्लीज, तो वो भी हो गया अंडर सुपरविजन। अब आप उससे भी नेक्स्ट आ रहे हैं माई बाप सिर्फ आप भी हो जाए, हम साइड पे रहते हैं, ठीक है। तो उसने कहा वेयर कंपनी इज बीइंग बाउंड अप वॉलंटरली और सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, अ पिटीशन फॉर इट्स वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट मे बी प्रेजेंटेड बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू प्रेजेंट पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। वही बंदे यार जो 7 बंदे थे ना, ठीक है, कि आपके वही कंट्रीब्यूटरी हो गए, आपकी कंपनी होगी, आपके जो है रजिस्ट्रार कमीशन वगैरह, वो वही सारे बंदे। वो कहता है उनमें से कोई भी बंदा उसका हक है, मतलब गला रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो बंदे, ठीक है, बंदे कितने सारे मिल मिला के, मतलब अगर पढ़ ली जाए जी तो 7 किस्म के लोग रहते हैं, 7 पर्सन। फिर हमने कहा कि भाई अगर वॉलंटरी से इधर को जाना है तो फिर भी भाई ओनली 7% में से कोई आ सकते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई अगर इधर से इधर जाना है तो फिर भी ओनली 7% में से बंदे साथी में, ठीक है। कितने आदमी थे सरदार? 7। तो 7 बंदों में से ही कोई बंदा जा सकता है। वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन सच पिटीशन, सच पिटीशन मतलब ये जो आ रही है बड़ी सच्ची पिटीशन है। द कोर्ट शैल नॉट मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड to it as above unless it is satisfied that the voluntary winding up or winding up subject to supervision of the court cannot be continued with due regard to the interest of the title। वो कहते हैं कि अगर अदालत को लगता है कि भाई ये जो ये वाली थी इधर से भी इधर आया जा सकता है, या ये वाली थी इधर से भी इधर आया जा सकता है,
अगर कोर्ट को लगता है ये या ये जो भी चल रही थी उस मौके पे वो बिल्कुल सही चल रही है, कोई मसला नहीं है, तो फिर अदालत इसको नहीं लेगी, क्यों अपने ऊपर सर पे जिम्मेदारी एक और ले ले। लेकिन अगर अदालत को लगता है कि नहीं भाई अगर तो ये चल रही थी या अगर ये चल रही थी उस मौके पे, ये भाई कंट्रीब्यूटरीज या मेंबर्स या जनरल पब्लिक के लिए बेहतर नहीं है, मतलब ये इस तरह से कर रहे हैं वाइंडिंग अप कि उसका नुकसान हो रहा है लोगों को, तो फिर अदालत कर लेगी, इसको ऑन करेगी और खुद करेगी। ठीक है, तो उसने कहा कि अदालत तब तक ऑन नहीं करेगी जब तक अदालत को ये फील नहीं होता किसी के साथ ज्यादती हो रही। ओके भाई, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 6, XYZ Limited passed a special resolution that the company be wound up voluntarily and appointed a liquidator to carry on the process of winding up। उन्होंने भाई काम स्टार्ट किया, लिक्विडेटर रखा, अदालत का ताल्लुक ही कोई नहीं किसी तरह का। वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइड, भाई ये क्राइटेरिया को फटा हो गया। क्राइटेरिया क्या 7 बंदों में आता है, बेशक आता है। क्राइटेरिया को मसला हो गया, उसने क्या किया जी, एंड फाइल ऑप्शन दैट द वाइंडिंग अप टू बी कन्वर्टेड टू वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, वो सीधा ही अगले स्टेप पे फाइनल पे चला गया, वो इधर गया ही नहीं, जा सकता रहा ना इधर भी, वो गया सीधा इधर कि भाई नहीं अदालत में जाओ, हमारे जज बैठा हुआ, क्या मसला हो गया, आप वकील करते हैं, हम जज करते हैं। तो भाई वो चला गया कोर्ट के पास, एंड एन ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंटेड अकॉर्डिंगली। उसने दरख्वास्त की कि भाई ऑफिशियल लिक्विडेटर, सरकारी लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए, ये बंदा सही नहीं लग रहा मुझे। The court may make such order if satisfied that the voluntary winding up cannot be continued with due regard to the interest of the creditor or contributory or both, or it is in the public interest so to do। अगर अदालत को लगता है कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि मैं खुद कर लूं, या अदालत को लगता है कि यार ये कंट्रीब्यूटरी या क्रेडिटर के इंटरेस्ट में नहीं है, अगर ये बंदा चला रहा होगा तो कर सकती है। A lot of practice questions। कल इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है इस पार्ट के। और भाई गल समझ आइए कि नहीं आई, आज हमने क्या पढ़ लिया कि भाई आपने कौन बंदा अप्लाई कर सकता है कोर्ट को, वो हमने पढ़ा, और उसकी कंडीशंस क्या होगी वो हमने देखी है। देन हमने कहा कि भाई वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है वो कौन अप्लाई कर सकता है। फिर हमने सब्जेक्ट टू सुपरविजन वाले की बात की। फिर हमने कहा कि एक दूसरे में ये इस तरह कन्वर्ट भी माना जा सकता है, एक दूसरे में तो नहीं, इधर से उधर को, ठीक है, इधर से इधर को, इधर से उधर को, उधर से इधर को, ठीक है। तो ये कौन कौन कर सकता है, किस किस तरह कर सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, टिल देन टेक केयर।